डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है जगप्रीत और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में बताऊंगा। इसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम आज उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाए गए टॉपिक्स को मैं लेकर आऊँगा ताकि जो भी आपका एग्ज़ाम है, आप जैसे TWO का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई और भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके अंदर हर तरीके से, हर लहजे से जो है वो आपको ये पार्ट जो है वो काम आएगा ही आएगा। तो हम बिना समय गवाए हम शुरू करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, या जिसको बोलते हैं हम इंडियन पॉलिटी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ होता है लैंड का। इससे बड़ा और कोई लॉ नहीं होता। सबसे बड़ा लॉ आप देख सकते हैं कि हर कंट्री का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्यों क्यों होता है? हर कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है? मैक्सिमम बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जनरल टर्म है जो कि हम सारी कंट्रीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। टर्म ये जनरल है, लेकिन जो इसका सब्जेक्ट मैटर होता है उसके अंदर सब चीज़ जो है वो अलग अलग होती है। अब जैसे हम बात करते हैं जो इसकी जनरल डेफिनेशन की, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है लैंड का, सबसे बड़ा लॉ है लैंड का, जिसके अकॉर्डिंग जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जिसके अकॉर्डिंग जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो गवर्न करेगी उस कंट्री को। ठीक, या आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक, कि एक रूल्स बना दिए हमारे लिए, रेगुलेशंस बना दिए, जिसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, हर जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो, अब किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म हो, उनको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही होगा। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास। ठीक, आगे आने वाले चैप्टरों में प्रियम्बल आएगा। प्रियम्बल के अंदर जब हम पढ़ेंगे तब आपको सोर्स ऑफ पावर वगैरह के बारे में पता लगेगा। उससे आपको और ज़्यादा आइडिया होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसको किसने पावरफुल बनाया। तो आप होप यहाँ तक आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। ये हमारे पास सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है हर कंट्री का। ठीक, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? नीड्स अलग हैं, कल्चर अलग है, डिमांड्स अलग हैं। हर चीज़ को देखते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए हर कंट्री का जो संविधान है, हर कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो अलग अलग है। होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक, दोबारा आगे चलते हैं हम। अब हम आ जाते हैं हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कैसे बना। ये जो पार्ट है, ये वाला जो मैं पार्ट अब आपको करवाने जा रहा हूं, इसके अंदर आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं इस पार्ट में से। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आने की, वो इस पार्ट से जो है वो क्या है, वो इस पार्ट से जो है वो ज़्यादा है। इस पार्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो उम्मीद है क्वेश्चंस के आने की। तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहले किसका राज था? हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था। तो उन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर देने की हमें ज़रूरत नहीं समझी। क्यों नहीं समझी? बात यहाँ पर ये आ जाती है कि उन्होंने ये ज़रूरत क्यों नहीं समझी। वो इसलिए नहीं समझी क्योंकि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दे देते तो उनको भी उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या करना पड़ता, उनको भी उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलना पड़ता। तो हमारे इंडिया में सबसे पहले 1934 में जो ये आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे पहला जो आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया वो आया 1934 में मावेंद्र नाथ रॉय द्वारा। MN रॉय ने जो है हमें इस चीज़ का आइडिया जो है वो दिया था। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट लीडर थे, बहुत ही फेमस कम्युनिस्ट लीडर थे उस टाइम के। तो इन्होंने हमें सबसे पहले क्या किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आइडिया दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। फिर होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। 1935 में अगर आप देखते हैं तो ये डिमांड जो है हमारी उस टाइम पर जो मेजर पार्टी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसने डिमांड करनी शुरू की कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए संविधान, हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 1940 में, अब आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने तो मानना नहीं था, तो हुआ क्या, अब आपको सब जानते हैं कि 1939 के अंदर वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 2। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ।
जिसके लिए अब जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट चाहिए थी। किसकी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट चाहिए थी? ब्रिटिशर्स को सपोर्ट चाहिए थी इंडियंस की। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? इसलिए इन्होंने अपने साथ इंडियंस को लगाने के लिए 1940 के अंदर, 1940 के अंदर अगस्त ऑफर भेजा। अब अगस्त ऑफर में था क्या? अगर हम अगस्त ऑफर की बात करते हैं, इसमें अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है? अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये एक ऐसा ऑफर था जिसमें सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स ने माना था कि हम आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम जो आपको संविधान है, वो हम आपको बनाकर देने जा रहे हैं, लेकिन हम देंगे कब? जब वॉर खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर देंगे। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? पहली बार ब्रिटिशर्स ने कब माना कि हाँ वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर देंगे? तो वो जो चीज़ मानी थी इन्होंने, वो मानी थी 1940 के अगस्त ऑफर में। होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद आपको पता है कि 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 जो है, विश्व युद्ध द्वितीय जो था, वो चला था। और 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में भेजा कैबिनेट मिशन प्लान। 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो इंडिया के अंदर आया। इस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 बंदे थे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन प्लान के। तो अगर हम बात करते हैं उनकी, तो सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और सर अलेक्जेंडर। ठीक, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपसे पूछ ली जाती है। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हम बात करते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर 3 बंदे हमारे पास आए थे, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड सर अलेक्जेंडर। अब ये स्टैफोर्ड क्रिप्स तो आप बोलेंगे कि ये तो क्रिप्स मिशन में भी था। अगर आप हिस्ट्री में जैसे पढ़ते हैं, हिस्ट्री में क्रिप्स मिशन आप पढ़ेंगे, 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, जी हाँ, ये वही था। ये इंसान जो था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये वही था। ठीक, तो ये 3 बंदे इंडिया में आए और इंडिया में आकर इन्होंने क्या देखा? इंडिया में आकर इन्होंने का मेन काम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने अपनी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाते हुए इन्होंने क्या कहा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या करेगी? वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो आपके लिए संविधान को तैयार करेगी। वो आपके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया। अब इसके अंदर जो टोटल मेंबर थे वो थे 389, जो कि पार्टली इलेक्टेड थे और पार्टली जो नॉमिनेटेड थे। अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है? ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो ये जो है 389, ये हम डिवीज़न देखेंगे। इनकी डिवीज़न अगर आप देखते हैं तो 292, 93 और 4। 292 कहाँ से आए? 292 जो आए वो आए आपके प्रोविंशियल असेंबलीज से। ठीक, प्रोविंशियल असेंबलीज का मतलब क्या होता है? प्रोविंशियल असेंबलीज का मतलब होता है स्टेट से। ठीक, जैसे आज प्रोविंसेस आप देखते होंगे तो अलग अलग जो स्टेट्स थी वहाँ से जो है वो 292 मेंबर्स जो है वो आए। 93 मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो 93 मेंबर्स थे ये प्रिंसली स्टेट से आए थे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या? प्रिंसली स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो ये होते हैं रजवाड़े, जो मतलब के राजाओं का जहाँ पर राज था वहाँ से 93, और जो 4 थी ये थी चीफ कमिश्नर स्टेट्स। और चीफ कमिश्नर स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं उस टाइम पे जो 4 चीफ कमिश्नर स्टेट्स थी वो थी A, B, C और D। ABCD। अब आप पूछेंगे ABCD का मतलब क्या है? देखिए, ये याद करने का एक तरीका है। जैसे A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से हमारे पास क्या आया? D से हमारे पास आया दिल्ली। ठीक, चीफ कमिश्नर स्टेट्स बेसिकली कौन सी थी? देखिए, चीफ कमिश्नर स्टेट्स वो स्टेट्स थी जहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। ठीक, तो ऐसी 4 चीफ कमिश्नर स्टेट से हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव आए। तो ये भी नॉमिनेटेड थे और जो 93 थे ये भी नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ पे जो सरकार थी उन्होंने अपनी तरफ से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। लेकिन 292 जो थे ये प्रोविंशियल असेंबलीज ने जो थे उन्होंने इलेक्ट करके भेजा था इनको। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये क्या है? ये पार्टली इलेक्टेड है और पार्टली ही क्या है? पार्टली ही हमारी ये नॉमिनेटेड है। अब
389 मेंबर्स बन चुके थे। इनकी पहली मीटिंग जो हुई ये हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें जो इंटरिम प्रेसिडेंट बने उस टाइम के जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे, यानी कि इनमें हमने क्या किया था कि जो सबसे बुजुर्ग इंसान थे, ठीक है, इन सब में 389 में जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे उनको हमने उठाया और उनको हमने इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया। और वो इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे? वो इंटरिम प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद सेकंड मीटिंग हुई। सेकंड मीटिंग 2 दिन के बाद हुई, तो जिसको हम बोलते थे 11 दिसंबर 1946। और इसमें हमने पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट चुना। देखिए पहली 3 मीटिंग्स ऐसे ही हुई इनकी, इसमें सेकंड मीटिंग में हमने 11 दिसंबर 1946 को इलेक्टेड प्रेसिडेंट को चुना, जो कौन थे? जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी पहले प्रेसिडेंट थे और हमारे इंडिया के भी पहले प्रेसिडेंट थे। थर्ड मीटिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो थर्ड मीटिंग थी ये हुई 13 दिसंबर 1946 को। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसको हमने अडॉप्ट किया। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेकर आया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेकर आए थे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो पहली मीटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सेकंड मीटिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो हमारे बने वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद अगर हम थर्ड मीटिंग की बात करते हैं, थर्ड मीटिंग जो थी हमारी वो हुई 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें हमने क्या किया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है हमने अडॉप्ट किया था। ठीक इसी बीच में हमने क्या किया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, जो हमारे संविधान बनाने वाले थे, उनको हमने अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भेजा। ठीक, और वो अलग अलग कंट्रीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर आए और अलग अलग जो है कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर लेकर आए। तो अब उन सबको ड्राफ्ट करने के लिए, उन सबको प्रॉपरली चैनलाइज करने के लिए, ठीक, हमने क्या बनाया? हमने बनाई ड्राफ्टिंग कमेटी। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ये बनी थी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो हमारी बनी थी, जिसके चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक, और टोटल मेंबर्स जो थे इसमें वो थे 7। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसको फाइनल शेप दी थी। और यही फाइनल शेप देने की वजह से, ठीक, हमारा फाइनल ड्राफ्ट बनाया था। इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या हमारे भारतीय संविधान के पितामह। और इनको मॉडर्न मनु के नाम से भी जो है वो हम जानते हैं। होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान बनाने में कुल समय लगा, टोटल टाइम जो हमारा संविधान बनाने में लगा वो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन जो थे वो हमारा टोटल टाइम बनाने में लगे। फिर अगर हम देखते हैं इसका एक्सपेंडिचर, हमारे पास इसका कुल खर्चा कितना था, तो इसका जो कुल खर्चा था वो हमारे पास आया 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपीज़। और अगर हम बात करते हैं कि कब हमने अडॉप्ट किया या कब हमने इनेक्ट किया इसको, तो वो था 26 नवंबर 1949। ठीक, लेकिन एनफोर्समेंट की अगर बात आती है तो वो हमने कब किया इसको? हमने किया 26 जनवरी 1950 को हमने इसको एनफोर्समेंट में हम इसको लेकर आए। अब आप कहेंगे कि ये इतना ज़्यादा 2 महीने का गैप क्यों? देखिए 2 महीने का गैप इसलिए क्योंकि इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अगर हम हिस्ट्री में चलते हैं तो हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला आज़ादी दिवस मनाया था, हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। ठीक, क्योंकि लाहौर सेशन हुआ था रावी नदी के किनारे दिसंबर 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो उन्होंने ये कहा था कि जो आने वाली 26 जनवरी 1930 होगी उस दिन हम अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि पूर्ण स्वराज की जो मांग थी वो उसके अंदर उठ चुकी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। तो इसलिए इस डेट को कमेमोरेट करने के लिए, इस डेट को यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 का जो दिन था वो रखा। ठीक,
तो एनफोर्समेंट में आया ये इस दिन। तो यहाँ तक बच्चों हमारा था इंडियन पॉलिटी का पहला जो चैप्टर है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी अच्छे से अच्छी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकें। थैंक यू।